नमस्कार, एचबीसी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्या कहता है भारत में आजाद हुई गुलाम नबी। गुलाम नबी आजाद को आज के वक्त में कौन नहीं जानता। वह कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और जाने माने नेता भी हैं। संसद में 4 दशक से भी लंबा वक्त गुजारने के बाद आज वो संसद से कार्य मुक्त हो गए। लंबा वक्त सरकार में गुजारने के दौरान वह कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आजाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ तमाम बड़े नेताओं के खास रहे हैं और कई मौकों पर कांग्रेस को मुश्किल दौर से बाहर निकाला है। आजाद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब बीते मंगलवार को उनकी आधिकारिक विदाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे। आइए जानते हैं 71 साल के गुलाम नबी आजाद के बारे में कुछ खास बातें। पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। 7 मार्च 1949 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गांव सोती में जन्मे गुलाम नबी आजाद आज किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं है। उनके पिता का नाम रहमतुल्ला और माता का नाम बासा बेगम है। वह काफी पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से जंतु विज्ञान में मास्टर्स किया। उन्होंने 1980 में कश्मीर की एक लोकप्रिय गायिका शमीन देव आजाद के साथ विवाह संपन्न किया। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है सदम नबी आजाद और बेटी का नाम सोफिया नबी आजाद है। उनकी पत्नी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जम्मू कश्मीर की हयात गायिका है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। आजाद साल 1973 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, तब उनकी उम्र 24 वर्ष थी। उन्हें सबसे पहले ब्लॉक कमेटी का सचिव बनाया गया था। बोलने में बेबाकी के कारण उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब जम्मू यात्रा पर आई थी तो वो भी आजाद से काफी प्रभावित हो गई थी। उसके बाद आजाद को जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और साल 1980 में उन्हें यूथ कांग्रेस का अखिल भारतीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसी वर्ष वह महाराष्ट्र के वाशिम से लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद आजाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। साल 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। साल 1985 में वह दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते और सांसद बने। 1980 से 1990 के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई अहम पदों पर अपना योगदान दिया। दूसरी बार सांसद बनने के बाद साल 1986 में राजीव गांधी ने जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया, लेकिन आजाद ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह राज्य की राजनीति में इच्छुक नहीं है। साल 1990 में उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया। साल 1995 से 96 में नरसिंहा राव ने भी आजाद से आगामी चुनावों के लिए मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनने का आग्रह किया, लेकिन उस समय भी वह नहीं माने। उसी दौरान साल 1996 में वह दूसरी बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। राज्यसभा के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कई अहम पदों पर अपना योगदान दिया। वर्ष 2002 में वह तीसरी बार राज्यसभा के सांसद चुने गए और इसी के 2 वर्ष बाद यानी साल 2005 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2006 में वह जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे अधिक वोटों के साथ उपचुनाव में चुने गए। साल 2008 में 29,436 वोटों के अंतर से दया किशन को हराकर भद्रवाह विधानसभा से जीते। चुनावों से पहले श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन स्थानांतरित करने की योजना पारित की। इस मुद्दे से जुड़ी कई अफवाहें फैल गई, जिससे जम्मू कश्मीर में दंगे भड़क गए और आजाद को दबावों में आकर फैसला वापस लेना पड़ा। साल 2009 में वह चौथी बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। इस वर्ष आजाद ने जनसंख्या नियंत्रण पर सुझाव दिया, जो कि विवादों में रहा। उन्होंने कहा कि गांवों में घर घर बिजली पहुंचने से लोग टेलीविजन देख सकेंगे। मनोरंजन के साधन होने से परिवार नियोजन आसान हो जाएगा। उन्होंने शादी की उम्र को बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। वर्ष 2014 में सरकार का परिवर्तन हुआ। मनमोहन सरकार चली गई और मोदी सरकार आ गई और अब आजाद सिर्फ राज्यसभा में विपक्षी नेता बन गए। वर्ष 2015 में वो 5वीं बार राज्यसभा में सांसद चुने गए। वर्ष 2019 में आजाद पर बगावत के आरोप भी लगे। उन्होंने 23 नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी को लीडरशिप पर खत लिखा, जो कि लेटर बम के नाम से काफी विवादित रहा। इसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया गया था। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। निजी जीवन की बात करें तो आजाद को शायरी लिखने का काफी शौक है। उसके अलावा आजाद को फूलों और बगीचों का भी काफी शौक है। बताया जाता है कि आजाद के बगीचे में लगभग 25 से 26 वैरायटी के फूल हैं। माना जाता है कि आजाद फूलों के बीज भी खुद ही चुनना पसंद करते हैं। फूलों और बगीचों का इतना शौक है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एशिया का ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में बनवाया, जो कि आज के दौर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये थी हमारी पेशकश गुलाम नबी आजाद के संपूर्ण जीवन के बारे में। उनकी अंतिम विदाई के दौरान प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए थे। माना ये जा रहा है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में गुलाम नबी आजाद का नाम सामने आ सकता है। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करती हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें,
ऐसी चिंता। पर्व, सप्ताह जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। सर, आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष के, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।